Welcome to all. Today, in kinematics of circular motion, बहुत सारी बातें स्टडी करने के बाद आज बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कंप्लीट ज्योमेट्रिकल टॉपिक है, ज्योमेट्री का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन अगर आप ध्यान दें तो हमने डिफाइन किया था, इट इज स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन। तो ज्योमेट्री की बहुत सारे कंसेप्ट को समझे बिना काइनेमेटिक्स को डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब इसी सीक्वेंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट कंडीशंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये आइडिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की मदद से हमने जो सर्कुलर मोशन में आइडिया सीखे उनको जनरल कर्विलियर मोशन, मतलब ऐसा कर्विलियर पाथ जो सर्किल नहीं हो, उस पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब रेडियस कर्वेचर को हम डेवलप करेंगे सर्किल से, फिर उसको ले जाएंगे हम किसी भी जनरल कर्व पर। तो सर्किल के बारे में कुछ बातें आज और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। सर्किल अंदर पर्सपेक्टिव, एनी टू पॉइंट मस्ट बी कोलिनियर, ये एक मैथमेटिक्स का एक्सियम है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये इट कैन नेवर बी वायलेटेड। आप कोई से भी दो पॉइंट कहीं भी अज्यूम कर लें, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होंगे या उनसे पास होती है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक इसी तरह सिमिलर टू दिस फंडामेंटल आइडिया we can think another one as fundamental as this one, and this idea is about a circle. तो ठीक इस आइडिया जितना फंडामेंटल है वैसा ही एक बहुत फंडामेंटल आइडिया हम सोच सकते हैं। जैसे ये फंडामेंटल आइडिया क्या था कि कोई से भी दो पॉइंट होंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होंगे। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट आइडिया, एनी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट मस्ट लाई ऑन ए सर्किल। मतलब यूनिवर्स में कोई से भी तीन पॉइंट अज्यूम कर लें, बट वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए, वो पॉइंट हमेशा किसी न किसी सर्किल पर होंगे। या इन अदर वर्ड्स, और आपको कोई से भी दो पॉइंट नॉन कोलिनियर दिए हों, बट नेचुरल तीन पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होते हैं, तो उन तीनों पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्किल ड्रॉ किया सकता है। आप रिकॉल कर सकते हैं कि हर ट्राइंगल का जिसके तीनों वर्टिसेस होते हैं एक सर्कमस्क्राइबल सर्कल ड्रॉ किया सकता है। दिस मीन्स दैट given any 3 points that are not in the same line, you can draw a circle that passes through them, and the process is very simple. You can see from here, suppose A, B, C हमारे पास 3 पॉइंट थे, तो हमने A, B को ज्वाइन किया और B, C को ज्वाइन किया, A, B का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होगी इसका हर पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ऐसे BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो इस बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी है इसका हर पॉइंट B और C से सेम डिस्टेंस पर है। तो अब इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो कॉमन पॉइंट C O, इसकी प्रॉपर्टी अब कॉमन हो जाएगी दोनों साइड्स के लिए कि O A B और C तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो OA OB या OC कोई सी भी रेडियस लेके आप ये सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ ड्रॉइंग circumscribing circle of a triangle. ये मेथड आपको रिकॉल हो गया होगा। If such 3 points are collinear, we can assume a circle of infinitely large radius through them. अब देखिए क्या है, एक मैथमेटिकल जनरलाइजेशन की तरफ चलें। वैसे तो अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हुए तो उनसे सर्किल नहीं ड्रॉ किया सकता, लेकिन अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हो गए तो हम मान सकते हैं कि उनसे पास होने वाला सर्किल की रेडियस इनफाइनाइट है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन है। मतलब स्ट्रेट लाइन को इस तरह से एक इनफाइनाइट रेडियस के सर्किल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी हैव ए कर्व, सर्किल से हम कर्व पे चलें। सम ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल सर्कुलर सेगमेंट्स, व्हाट डज इट मीन? A continuous curve can be assumed consisting of an infinitely large number of segments that are either infinitesimally small arcs of circles or segments of straight lines.
मतलब कर्व कैसा भी हो, अगर वो कंटिन्यूस है तो उसको हम बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत इन्फाइनेटली स्मॉल पीसेस में बांट दें तो वो सारे पीसेस क्या होंगे, इन्फाइनेट नंबर में। लेकिन उनमें से हर पीस या तो एक सर्किल का आर्क होगा या एक स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट होगा। मतलब मैं कहूं हमने पीसेस इतने छोटे छोटे लिए कि उनमें तीन तीन एडजेसेंट पॉइंट्स ही हैं केवल। अगर तीन तीन एडजेसेंट पॉइंट्स हैं तो दो ही तो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो तीनों कोलिनियर होंगे या तीनों कोलिनियर नहीं होंगे। अगर वो तीनों कोलिनियर नहीं है तो उनसे एक सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है, और अगर तीनों कोलिनियर हैं तो वो स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट है। इस तरह से किसी भी कर्व को हम इनफाइनेटली लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स दैट आर इधर इनफाइनेटली स्मॉल आर्क्स ऑफ सर्किल्स ऑफ डिफरेंट रेडाई, ये इंपॉर्टेंट बात है, डिफरेंट रेडाई, यही से रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा उनमें, या इनफाइनेटली स्मॉल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स के सम के फॉर्म में देख सकते हैं। नाउ सी दिस डायग्राम हियर, व्हाट इज शोन। अब यहां पे आप देखिए ये कर्व है, जनरल शेप, व्हाट वी हैव, ये रेड सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको। ये रेड सेगमेंट हमने बहुत छोटे छोटे इनफाइनेटली स्मॉल सर्कल्स ले लिए। अब इनफाइनेटली स्मॉल सर्कुलर पार्ट ले लिए, इनसे सर्किल ड्रॉ किया सकता है। नाउ व्हाट वी कैन सी फर्दर, से ये कर्व ऐसा, यहां पे हमने ये तीनों रेड पोर्शन, इन तीनों से एक सर्किल यहां, एक सर्किल यहां, एक सर्किल यहां। आप देख सकते हैं जहां पे कर्व ज्यादा तेजी से मुड़ रहा है वहां का सर्किल छोटा है, जहां कर्व कम तेजी से मुड़ रहा है वहां का सर्किल बड़ा। यहां का सर्किल छोटा, यहां बड़ा, यहां बीच का। अब एक और आइडिया ले हम इस डायग्राम से, उसको हम एक एनिमेटेड डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहां हमें एक कर्व दिया हुआ है, ये कर्व एक जनरल शेप है, इसको साइन कर्व ना समझें। अब देखिए इसमें यहां पर हमें एक ऐसा सर्किल जो इस कर्व को ऑलमोस्ट टच किए हुए इस तरफ ड्रॉ कर सकते हैं, इस सर्किल को इधर नहीं ड्रॉ कर सकते। क्यों, ये कर्व इस तरफ मुड़ रहा है तो सर्किल के बहुत सारे पॉइंट, अगर 3 पॉइंट्स लेंगे, कोई से भी 3 पॉइंट जो कर्व के भी कॉमन हो और सर्किल उन्हीं से डिसाइड हो, तो सर्किल इस तरफ होगा। ऐसे अगर हम इस तरफ चलने की डायरेक्शन अज्यूम करें तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे आगे कि हम अगर यहां से यहां तक देखें तो कर्व वाज टर्निंग टुवर्ड्स राइट, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट वी कैन सी द कर्व वाज टर्निंग टुवर्ड्स लेफ्ट, देन टर्निंग टुवर्ड्स राइट, देन टर्निंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जिस तरफ कर्व टर्न कर रहा होगा ये सर्किल हमेशा उस तरफ होगा, और जिस तरफ कर्व टर्न कर रहा हो उसको हम बोलते हैं कर्व की कनकेव साइड। या ये कह सकते हैं जो सर्किल हमने अज्यूम कर रहा है रेड कलर में, ये हमेशा कर्व के कनकेव साइड होगा। लेट अस सी द मूव द पॉइंट हियर। अब देखिए जैसे इस पॉइंट को आगे मूव करेंगे कर्व के टर्न करने की टेंडेंसी कम होगी, तो एक सर्किल की रेडियस बड़ी होती जाएगी। मतलब वो जो तीनों पॉइंट जो सर्किल और कर्व पे कॉमन है वो कोलिनियरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं अगर कर्व ज्यादा स्ट्रेट हो रहा है। सी हियर this way. Now you can see a point here in between. See this one. Here you can see this line is almost straight. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले जो तीनों पॉइंट कर्व और सर्किल के कॉमन थे वो किस तरफ, इस तरफ कनकेविटी लिए हुए थे, लेकिन उसके बाद उनकी कनकेविटी चेंज हो रही है। तो क्या होगा, यहाँ वो तीनों पॉइंट स्ट्रेट होंगे, कोलिनियर होंगे, तो उनसे पास होती स्ट्रेट लाइन होगी। या मान सकते हैं ये इनफाइनाइट रेडियस का सर्किल है, इसके बाद कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट टर्न करना शुरू हुआ तो सर्किल ऊपर की ओर चला जाएगा। और यहां देखो कर्व के टर्निंग टेंडेंसी कम है, सर्किल बड़ा, रेडियस उसकी बड़ी, और जैसे ही इस पीक वैली पॉइंट पे इसकी टर्निंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, सर्किल छोटा हो गया। अगेन यू कैन सी द सेम प्रोसेस, यहाँ ये स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट, देन सर्किल इस तरफ आया। अभी जो स्ट्रेट लाइन वाला पॉइंट है जहां पे सर्किल का सेंटर इस तरफ से उस तरफ जाता है या कर्व अपनी टर्निंग टेंडेंसी को रिवर्स करता है, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस एनिमेटेड डायग्राम में हमने 2 चीजें सीखी। एक तो ये कि कर्व का जो ये सर्किल होगा, कैसा सर्किल, कर्व के 3 पॉइंट्स और सर्किल के तीनों पॉइंट्स सेम है, मतलब कर्व के एडिसेंट 3 पॉइंट से सर्किल डिसाइड हो रहा है। वो सर्किल, इस सर्किल को हम आगे एक स्पेशल नाम देंगे, इसको बोलेंगे सर्किल ऑफ कर्वेचर या ऑस्कुलेटिंग सर्किल। वो सर्किल हमेशा कर्व के कॉन्केव साइड होगा। एक तो ये आइडिया, जहां कर्व का कर्वेचर ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा उसकी टर्निंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, वहां
का जो सर्किल ऑफ कर्वेचर होगा उसकी रेडियस कम होगी। एंड एक और इंपॉर्टेंट आइडिया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स, बट इन फिजिक्स ये इस टाइप की टर्म्स को हमको यूज करने की जरूरत रेयरली पड़ेगी। अभी हमने उस डायग्राम में जो आइडिया सीखे उनको समराइज करते हैं। एक आइडिया सीखा कर्व की टर्निंग टेंडेंसी। कर्व की टर्निंग टेंडेंसी को हम एक नाम देंगे कर्वेचर। कंसेप्ट ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज दैट? इंट्यूटिवली, curvature is the amount by which a curve deviates from being a straight line or a surface deviates from being a plane. तो कर्वेचर का आइडिया एक कर्व के लिए भी हो सकता है और एक प्लेन के लिए भी हो सकता है। अब प्लेन के लिए कर्वेचर का आइडिया हम अभी काइनेमेटिक्स में हमको उसको डिस्कस करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम अपना सारा का सारा कंसंट्रेशन एक कर्व के कर्वेचर पर लिमिट रखेंगे। अब देखिए, कर्वेचर का मतलब हुआ जहां उसकी टर्निंग टेंडेंसी ज्यादा थी। अब यहां देखें तो जहां टर्निंग टेंडेंसी ज्यादा है वहां का जो सर्किल है, कैसा सर्किल? तीनों पॉइंट कर्व के और सर्किल के कॉमन हो, जिसको आगे हम बताएंगे, इसको नाम देंगे सर्किल ऑफ कर्वेचर। तो सर्किल ऑफ कर्वेचर छोटा मतलब रेडियस कम है। तो कर्वेचर का एक मैथमेटिकल मेजर डिसाइड किया गया, इट इज इक्वल टू 1 रेडियस ऑफ दैट सर्किल। अब इस मैथमेटिकल मेजर की हमको जरूरत नहीं है, तो मैं उसको डॉक्यूमेंट नहीं करूंगा या लिखने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट ऑफ कर्वेचर के अलावा एक और आइडिया हम उस एनिमेटेड डायग्राम में देखा, इट वाज सर्किल ऑफ कर्वेचर, और हमने दूसरा नाम उसका लिया था ऑस्किलेटिंग सर्किल। अब वहां तो उसको हमने समझने की कोशिश की थी, अब उस चीज को हम स्पेसिफिकली डिफाइन कर लें। तो हमने वहां क्या देखा था कि वो सर्किल क्या है जो हमको लाइट ब्राउन कलर में दिखाई दे रही है सर्किल यहाँ स्टैटिक डायग्राम में। ये सर्किल कर्व के 3 एडजेसेंट पॉइंट से डिसाइड हो रहा है। मतलब ये सर्किल कर्व के जो 3 एडजेसेंट पॉइंट हैं उन्हीं से पास होता हुआ या उनसे बनने वाले ट्राइंगल का सर्किल है। तो हाउ वी कैन डिफाइन सर्किल ऑफ कर्वेचर और ऑस्किलेटिंग सर्किल? Circle of curvature or oscillating circle. If a circle drawn at a point A of a curve passes through A and 2 other points, one on each side and infinitely close to A, the circle is called the circle of curvature or the oscillating circle of the curve at the point A. मतलब इस लैंग्वेज का फिर इसको सिंपल वर्ड में समझ लें। अगर किसी कर्व पे हमने कोई पॉइंट ए लिया और उस पॉइंट ए के दोनों तरफ, एक पॉइंट इस तरफ दूसरा पॉइंट इस तरफ, हियर पॉइंट्स ऑन ईच साइड ऑफ एंड इनफिनिटली क्लोज टू ए के बिल्कुल टचिंग पॉइंट, तो उन पॉइंट से जो सर्किल डिसाइड होगा, पास होगा, उस सर्किल को क्या बोलेंगे? सर्किल ऑफ कर्वेचर और ऑस्किलेटिंग सर्किल। तो ये भी बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो सर्किल ऑफ कर्वेचर कर्व के हमेशा कॉन्केव साइड ही होगा। Now we can see here in a diagram. अब यहां पे आप देखिए ये कर्व है, कर्व पे 3 पॉइंट A, here on left side you can say AL, on right side AR. इन तीनों पॉइंट से एक सर्किल पास हो रहा है। अब ये सर्किल कर्व से कुछ पोर्शन पे बाहर निकल रहा है, तो हम इस सर्किल को, इस कर्व का सर्किल ऑफ कर्वेचर नहीं बोल सकते। यहां पे M से हमने इसका सेंटर शो किया है। अब देखिए AL और AR को हम A के पास आते जाएंगे तो ये सर्किल और कर्व जो लाइंस हैं ऑलमोस्ट कॉन्साइड करती जाएंगी। जब ए आर और ए एल दोनों ए के इनफिनिटी क्लोज होंगे या ऑलमोस्ट टचिंग हो जाएंगे, उस टाइम ये परफेक्ट सर्किल ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। इस आइडिया को हम एक एनिमेटेड डायग्राम से देखते हैं। अब देखिए यहां इस डायग्राम में उसी जो हमने फिगर दिया उसको एनलार्ज कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट ए एल इस तरफ है, ए आर इस तरफ है, थोड़ा और दूर ले लिया। अब देखिए ये सर्किल किसी भी तरह से हम नहीं कह सकते इस कर्व का सर्किल ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि सर्किल कर्वेचर पे कर्व और सर्किल बिल्कुल टचिंग होंगे। नाउ अब ए आर और ए एल को हम पास लेके आए। अब देखिए यहां इस डायग्राम में इसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, तो ये जो सर्किल और ये कर्व बिल्कुल कॉन्साइड कर जाएंगे उतने पोर्शन के लिए। सी हियर ये डिस्टेंस कम हो रही है। नाउ सर्किल और ये लाइट ब्राउन लाइन कॉन्साइड कर रही है, आप कॉन्साइड करने वाली हैं।
अब देखिए जैसे इन्फिनिटी क्लोज हुआ ये जस्ट सी, ये कैसे जितना पास होगा उतना ही, और ये इस टाइम हमने बिल्कुल इसको कर दिया तो ये आपको स्ट्रेट दिखने लग गया। स्ट्रेट नहीं, इसमें कर्वेचर है बट हमने इतने इन्फिनिटली स्मॉल पार्ट को यहाँ दिखाया एनलार्ज करके, तो हमको ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही दिखाई देगा। अब देखिए जब ए एल और ए आर ए को बिल्कुल टच कर गए तो जो सर्किल बना ए एल ए आर और ए से, वो इस कर्व का सर्किल ऑफ कर्वेचर हुआ और ऑस्किलेटिंग सर्किल हुआ। तो इस डायग्राम से या इस एनिमेशन से आप सर्किल ऑफ कर्वेचर का आइडिया समझ गए होंगे। अब इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमने सीखा उसमें कि जो सर्किल ऑफ कर्वेचर होगा कर्व की कॉन्केव साइड होगा। जो हमने सीखा वो कि सर्किल ऑफ कर्वेचर कर्व की कॉन्केव साइड होगा। द सर्किल ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व लाइज ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ द कर्व। तो अभी तक जो हमने सर्किल के बारे में सीखा, जो कर्व का सर्किल ऑफ कर्वेचर होगा, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। नाउ हमने इसको कोई बहुत मैथमेटिक्स में नहीं गए, केवल क्वालिटेटिवली समझने की कोशिश की, और ये क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ही फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ जैसे इन द बिगनिंग वी आर every day we have having one quote of Feynman, teach principles not formulas। तो हम जहां तक हो सके अपनी क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करें और जितनी कम से कम जरूरत हो उतनी ही मैथमेटिक्स करें, क्योंकि मैथमेटिक्स से वैल्यूज मिलती हैं, सब फिजिक्स का इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगा। लेट अस सी फर्दर व्हाट वी कैन एक्सटेंड हियर। अभी जो हमने एनिमेटेड डायग्राम देखा उससे हमने 3 पॉइंट्स या 3 आइडियाज इंपॉर्टेंट सीखे। एक था सर्कुलर कर्वेचर या ऑस्किलेटिंग सर्किल क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम सुना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो किसी भी कर्व के इन आइडिया को समझने के लिए एक बार समराइज कर लें। लेट अस सी दिस डायग्राम हियर। ये जो कर्व है उसका एक सेगमेंट दिया हुआ है, इसमें पॉइंट पी पे ऑस्किलेटिंग सर्किल और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको शो किए गए हैं। वी कैन थिंक इन सम अदर टर्म ऑल्सो। नाउ जस्ट सी, अब देखिए हमने एक कर्व दूसरा लिया, कर्व ए बी। कर्व ए बी पर ये 3 डॉट्स, टी पॉइंट पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 1 2 3, ये तीनों डॉट बिल्कुल एडजेसेंट हैं। तो ये तीनों डॉट कर्व पर भी हैं और इन्हीं से पास होता हुआ सर्किल है। तो ये सर्किल क्या होगा, इस कर्व का ऑस्किलेटिंग सर्किल। तो जरूरी कर्व का ऑस्किलेटिंग सर्किल हमेशा कर्व के अंदर रहे, ऐसा नहीं कि कर्व को कट नहीं कर सकता, कर्व को कट भी कर सकता है। देखिए ये कर्व यहाँ कट कर रहा है बट यहाँ ऑस्किलेटिंग सर्किल है। अब ये टी पॉइंट को अगर हम इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो आप इसकी रेडियस चेंज होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन ये तीनों एडजेसेंट पॉइंट जिनसे कर्व पर भी हैं और जिनसे सर्किल डिसाइड हो रहा है, इनकी डिस्टेंस हमेशा इन्फिनिटी क्लोज रहेगी। अब देखिए ये जैसे बी के पास आया तो यहाँ पे कर्व की टर्निंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, तो सर्किल सबसे छोटा हो गया, रेडियस सबसे कम हो गई। नाउ यू कैन सी हियर ये रेडियस बढ़ती गई इन दैट वे। तो डिफरेंट पॉइंट पर जो सर्किल ऑफ कर्वेचर होगा उसकी साइज कर्व की टर्निंग से डिसाइड होगी, और ये सर्किल ऑफ कर्वेचर जो है इसका जो सेंटर है ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये टी एम डिस्टेंस जिसको यहाँ हमने आर से रिप्रेजेंट किया है ये क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इन कंसेप्ट को डिफाइन कर लें। तो उस एनिमेटेड डायग्राम में जो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसेप्ट सीखा उसको हम समराइज कर लें। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, what is that? The radius of the circle of curvature or the oscillating circle at a given point is called radius of curvature of the curve at that point। मतलब किसी पॉइंट पर जो ऑस्किलेटिंग सर्किल होगा या जो सर्किल ऑफ कर्वेचर होगा उसकी रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। इन द फिगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व डिनोटेड बाय सिंबल रो एट द पॉइंट P इज शोन बाय लाइन CP। अब देखिए जो हमने एनिमेटेड डायग्राम लिया उसमें R से शो किया था या रो से। What I suggest you for radius of curvature try to use this symbol rho because whenever हमको इसकी जरूरत पड़ेगी वो काइनेमेटिक्स का आइडिया होगा, और वहां पर मैक्सिमम जगह काइनेमेटिक्स में R सिंबल से हम पोजीशन वेक्टर डिनोट कर चुके होंगे। तो वहां पे फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए R यूज करना कंफ्यूजिंग हुआ, तो हम पहले से हैबिट डाल लें, रेडियस कर्वेचर के एक नया सिंबल दे दें रो, और हम आगे कोर्स में हमेशा रेडियस कर्वेचर को इसी सिंबल से डिनोट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर,
the center of the circle of curvature or the oscillating circle at a given point is called center of curvature of the curve at that point. तो center of curvature का आइडिया भी बहुत सिंपल हो गया. Now in the figure, center of curvature of the curve at the point P is shown by a point C. ये शो किया हुआ है. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट हमने समझ लिया, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमें जरूरत पड़ेगी. क्यों? क्योंकि अब देखिए, जो हमने क्या आइडिया लिया था कि सर्कुलर मोशन को हम जनरल कर्वीलिनियर मोशन में एक्सटेंड करें, तो अब उसका बेसिस कहां से बनता है कि हर कर्व का हर इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट को हम किसी न किसी सर्किल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं या स्ट्रेट लाइन से. तो अगर वो सर्किल से रिप्रेजेंट है तो उस इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट पर हम जो सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल कंपाउंड एक्सेलरेशन की बात की थी वो यहां यूज कर सकते हैं. तो अब हमारे पास क्या सिंपल आइडिया बना, वो ये कि किसी भी कर्वीलिनियर मोशन पर हर पॉइंट पर उसका सर्कुलर कर्वेचर होगा, तो उस सर्कुलर कर्वेचर पे पॉइंट को उस सर्कुलर मोशन में मान सकते हैं, उस सर्किल ऑफ कर्वेचर के सर्कुलर मोशन में मान सकते हैं. तो वहां पे उसके हिसाब से नॉर्मल कंपाउंड एक्सेलरेशन डिसाइड हो गया, जो कि उस जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज को अकाउंट करेगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की स्पीड चेंज को अकाउंट करेगा. तो हम टेंजेंशियल कंपाउंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल कंपाउंड एक्सेलरेशन की मदद से अब किसी भी कर्व पर मोशन डिस्क्राइब कर सकते हैं. बस आइडिया क्या है कि हर जगह जो सर्कुलर मोशन होगा डिपेंडिंग ऑन कर्व उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगी. नाउ अब इस आइडिया को यूज करने के लिए हमें कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है. लेट अस सी हाउ वी कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर. हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने की कई मेथड हो सकते हैं. वन ऑफ देम इज मैथमेटिकल. आपको कर्व की इक्वेशन मालूम हो, उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर डिसाइड करना. एंड वन ऑफ देम इज फिजिकल आइडिया, क्योंकि आप देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन रिलेटेड होंगे आपस में, क्योंकि वो आइडिया सर्कुलर मोशन से लिया. अगर हम इंट्यूटिवली सोचें तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन में v स्क्वायर अपॉन रेडियस इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन. तो यहां कह सकते हैं v स्क्वायर अपॉन नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये देखो इंट्यूटिवली हमने कहा, बट विल डिड्यूस इट. नाउ पहले मैथमेटिकल आइडिया की बात करें. फॉर ए प्लेन कर्व इफ इट्स इक्वेशन इज नोन, मतलब हम प्लेन कर्व की बात करेंगे कि प्लेन कर्व के इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे, एक y और x. अगर कोई प्लेन कर्व है उसके इक्वेशन मालूम है तो हम उसे किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. एंड व्हाट द आइडिया इज, let the equation of the plane curve AB be y is equal to f of x. हमने कर्व का एक सेगमेंट लिया, उसको एक्सट्रीम पॉइंट A और B लिए, तो नाम दे दिया AB. इस डायग्राम में अब देखिए ये जो XY प्लेन में ये कर्व है AB. कर्व और आगे हो सकता है, बट इतनी पोर्शन इसमें किसी पॉइंट पर हम रेडियस कर्वेचर फाइंड करेंगे. और इस कर्व के इक्वेशन हमने क्या अज्यूम कर लिया, y is equal to f of x. अब देखिए यहां पे दो पॉइंट अज्यूम किए P और Q, इन्फिनिटली क्लोज, और इसके बीच का जो आर्क लेंथ है ds. अब यहां से P और Q इन्फिनिटी क्लोज, यहां बीच में तीसरा पॉइंट मान लीजिए. तो ये तीनों पॉइंट ऑस्किलेटिंग सर्किल डिसाइड करेंगे, जो हमने यहां शो नहीं किया है. तो ये जो सर्कुलर सेगमेंट हुआ ds और ये सर्किल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर d थीटा एंगल सबटेंड करता है तो ये क्या होगा, रेडियस कर्वेचर, रेडियस कर्वेचर. नाउ फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एंगल यू कैन फाइंड रो इज व्हाट, ds by d थीटा. Rho is equal to ds by d theta. Let us see equation number 1. अब इसी आइडिया को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए यूज करेंगे. नाउ ds we can denote. अगर मैं p और q के कोऑर्डिनेट ले लूं, p का कोऑर्डिनेट x, y और q के कोऑर्डिनेट x plus dx, y plus dy, because p and q are infinitely close. So you can find ds by distance formula. What will be ds? Very simple. Length of arc PQ, ds is equal to dx square plus dy square. That is you can see Pythagoras theorem or distance formula. And again just see, we are very much familiar with dy by dx. तो dy by dx ऐसी टर्म लाने के लिए हम dx को इस स्क्वायर रूट से बाहर ले लें. So what we have, dx plus dy by dx whole square.
अब dy by dx होल स्क्वायर एक बड़ा सिंबल है, इसको हम f डैश x से डिनोट करते हैं। सो व्हाट इज ds? dx इंटू 1 प्लस f डैश x स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 में ds की वैल्यू हम यहां से रख देंगे, हमें d थीटा चाहिए। अब ये d थीटा के बारे में एक इंपॉर्टेंट आइडिया वो ये है कि यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं और टेंजेंट का कोई एंगल लूं, से दिस वे थीटा, तो यहां पर जब ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट इस रेडियस के परपेंडिकुलर है और ये टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है। तो जितने एंगल से रेडियस टर्न करेगी उतने ही एंगल से ये टेंजेंट टर्न करेगी, उतने ही एंगल से रेडियस का कर्वेचर टर्न करेगा। बट हियर वी कैन सी वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, जो थीटा है इसका का टेंजेंट लें tan थीटा, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, tan थीटा इज इक्वल टू f डैश x। तो हमें d थीटा चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें या इसका डिफरेंशियल ले लें। व्हाट वी कैन राइट हियर, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, डिफरेंशियल ऑफ द LHS इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ RHS f डबल डैश x इंटू dx। नाउ इस d थीटा को हम एक तरफ रहने दें और sec स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं। सो d थीटा इज इक्वल टू f डबल डैश x अपॉन sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज अगेन f डैश x। सो व्हाट वी हैव हियर, f डबल डैश x dx अपॉन 1 प्लस f डैश x स्क्वायर, दिस इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन नंबर 2 और 3 से ds और d थीटा की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो रेडियस और कर्वेचर का रिक्वायर्ड रिलेशन मिल गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3, rho is equal to what? And you can see very simple expression, मतलब very simply you can calculate what, अगर ds में इसको डिवाइड करेंगे तो यहां देखिए क्या है, dx इंटू दिस पावर हाफ, तो यहां ये न्यूमरेटर में है पावर 1, तो ऊपर जाए तो इससे मल्टीप्लाई के पावर 3/2 हो गया और ये dx और ये dx कैंसिल हो जाएंगे और नीचे ये f डबल डैश x होगा। सो व्हाट वी गॉट अबाउट रेडियस कर्वेचर, 1 प्लस f डैश x स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन f डबल डैश x। So that relation is not very difficult to remember, but again I will not advise to cram this relation. Try to use several times, आपको याद रहेगा, और नहीं याद रहे तो जब आप भूले, आपको जरूरत पड़े तो इस फार्मूलों को अपनी नोटबुक पलट के देखने की कोशिश न करें। द डेरिवेशन प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल, रिपीट इट। जनरली मैं एडवाइस करूंगा कि जो रिलेशंस आप भूलते हैं उस वक्त आप उनको ड्राइव कर लें। आपने अगर इसे कई बार डिराइव कर लिया, 4-5 बार पूरे कोर्स में, तो वो रिलेशन आपको याद हो जाएगा। नहीं याद होगा, वैसा पॉसिबिलिटी है, तो आपने डेरिवेशन इतनी बार कर रखा है कि वो डेरिवेशन आप तुरंत 1 या 1.5 मिनट में कर लेंगे। अब देखिए इस डेरिवेशन को अगर आपको बहुत अच्छे से आता हो तो इसको सॉल्व करने में यू विल नॉट टेक मोर देन 1 मिनट, एंड इन एग्जाम वी कैन स्पेंड 3 to 4 मिनट और 5 मिनट टू वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये जो आइडिया कहीं जरूरत होगा तो बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन होगा, तो वहां आप 3-4 मिनट यूज कर सकते हैं। तो अगर 1 मिनट आपको फॉर्मूला नहीं ध्यान आया, आपने डिराइव करने में लगा दिया, तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो ये तो मेथड कब एप्लीकेबल होगा, जब प्लेन कर्व कैसा हो, प्लेन कर्व। 3 डायमेंशनल कर्व में मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा कि वहां पे 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे। अब दूसरी सिचुएशन क्या आएगी हमारे पास, अगर फिजिकल कंडीशन मालूम हो, वेलोसिटी एंड नॉर्मल कंपाउंड एक्सेलरेशन, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट रेडियस कर्वेचर। For any curve, with the help of ideas of curvilinear motion, अब इसमें बात क्या करेंगे, if a particle is assumed moving on the curve with a constant speed v, it will have only normal component of acceleration। अब देखिए हमने क्या assume किया, हमें तो कर्व की रेडियस कर्वेचर चाहिए। अब कोई कर्व फिक्स है, उस पर किसी पार्टिकल को हम किसी भी स्पीड चलता हो माने, कर्व तो चेंज नहीं होने वाला। तो सिंपलिसिटी के लिए हमने स्पीड क्या assume कर लें, कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट अज्यूम कर ली तो उस पार्टिकल में केवल कौन सा एक्सेलरेशन होगा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। सो व्हाट वी कैन थिंक फर्दर, लेट द पार्टिकल कवर्स एन आर्क PQ इक्वल टू ds इन एन इन्फिनिटली स्मॉल टाइम इंटरवल dt।
हम मान लें एक पार्टिकल जो कांस्टेंट स्पीड v चल रहा है, एक पी क्यू आर्क सेगमेंट जिसके लेंथ ds एज्यूम कर ली हमने, इन्फाइनेटली स्मॉल टाइम इंटरवल dt में कवर करता है। नाउ यहाँ एक कर्व शो कर दिया। अब देखिए ये पी क्यू, दे आर इन्फाइनेटली क्लोज और इनके बीच की आर्क लेंथ ds। अब हाउ वी कैन एक्सटेंड द आइडिया हियर, velocity vector is tangent to the path, so in any infinitely small time interval velocity vector changes its direction by an angle d theta. The radius of curvature will also rotate by the same angle. ये आइडिया भी थोड़ी देर पहले देखा था हमने। यहाँ भी वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट है। अभी पिछले डेरिवेशन में क्या देखा था, टेंजेंट जितने एंगल्स टर्न कर रही थी उतने एंगल से रेडियस कर्वेचर टर्न कर रही थी, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस कर्वेचर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और यहाँ पे टेंजेंट जो हम क्या यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर भी तो पाथ के टेंजेंट होता है। नाउ वी कैन सी हियर दिस आइडिया, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर v, यहाँ v प्लस dv वेक्टर, v प्लस dv वेक्टर का मॉड v ही होगा। ये तो वेक्टर दूसरा है, इसलिए डेल्टा v वेक्टर dv वेक्टर ऐड कर दिया। नाउ इनके बीच का जो एंगल d थीटा को वही दोनों रेडियस कर्वेचर के बीच का एंगल d थीटा होगा, क्योंकि ये रेड और ग्रीन वेक्टर, ये रेड और ग्रीन वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। नाउ हाउ व्हाट वी कैन सी फर्दर, an is what dvn vector by dt, बट नेचुरल an dvn वेक्टर by dt होता है। dvn क्या होगा, ये चेंज दिस। अब देखिए यहां से an का मॉड लिख सकते हैं, dvn का मॉड अपॉन dt। अब ये dvn यहां शो किया, ऐसा क्यों, क्योंकि स्पीड तो बदल ही नहीं रही है। तो जो वेलोसिटी का चेंज होगा वो केवल डायरेक्शन चेंज करने के कारण आएगा, मतलब वो केवल जो dv वेक्टर होगा वो नॉर्मल डायरेक्शन होगा, इसलिए हमको dvn बोल दिया। अब dvn का मॉड यहाँ इस ट्राइंगल से हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ये ट्राइंगल इन्फिनिटली स्मॉल एंगल का है, तो ये आर्क लेंथ भी ले सकते हैं। अगर इसको आर्क लेंथ लिया तो क्या होगा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, एंड रेडियस का मॉड क्या है v। सो व्हाट विल बी dvn का मॉड क्या होगा, v इंटू डी थीटा। सो v इंटू डी थीटा अपॉन dt वी कैन राइट हियर, एंड डी थीटा को अगेन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ds बाई रो, क्योंकि रेडियस कर्वेचर फाइंड करनी है तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं से रेडियस कर्वेचर को हमें लाना है। सो v इंटू डी एस बाई रो अपॉन डी टी। अब v बाई रो को अलग कर दें, डी एस बाई टी को अलग कर दें, एंड डी एस बाई टी इज अगेन v, सो व्हाट वी हैव v स्क्वायर बाई रो। सो व्हाट यू गेट हियर, an इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई रो। सो व्हाट रो इज v स्क्वायर बाई नॉर्मल कंपाउंड एक्सेलरेशन, जो हमने लॉजिकली सर्कुलर मोशन के एनालॉजी से सीखा था, वो यहाँ हमने जनरल कर्व के लिए डिड्यूस किया एंड वी गॉट द सेम रिजल्ट। सो रेडियस कर्वेचर फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड हुई। अगर प्लेन कर्व है उसकी इक्वेशन मालूम है तो वी कैन यूज दैट फार्मूला। व्हाट द फार्मूला, आई कैन अगेन स्पीक 1 प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन एफ डबल डैश एक्स। या तो ये फार्मूला यूज कर लें, या अगर आपको वेलोसिटी मालूम है, नॉर्मल कंपाउंड एक्सेलरेशन मालूम है, तो रेडियस कर्वेचर क्या होगा, v स्क्वायर बाई an। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दीज टू फार्मूलेस। ये फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उस फार्मूले को ध्यान से देखें। मैं अगेन बोलूंगा, फार्मूला क्लेम करने की बजाय उस डेरिवेशन को 2-3 बार कर लें, अभी क्लास के बाद, अगली क्लास से पहले, और फ्यूचर में कभी वो फार्मूला आपको जरूरत पड़े और आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो फार्मूले को नोटबुक में से देखने की जगह आप उसको डिड्यूस करें। आप जब भूलेंगे उस टाइम, अगर आपने 2-3 बार भी डिड्यूस कर लिया पूरे 2 साल के कोर्स में, आई एम श्योर यू विल नेवर फॉरगेट दिस फार्मूला। अब रेडियस कर्वेचर के दोनों एक्सप्रेशन फाइंड करने के बाद लेट अस कम ऑन सम एप्लीकेशन। एग्जांपल 1, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द curve y is equal to kx square at the point 0,0, here k is a positive constant। अब एक जो क्वेश्चन दिया उससे हमें क्लियर हो गया कि कर्व की इक्वेशन दी हुई है और ये प्लेन कर्व है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ही है। तो यहाँ पे रेडियस कर्वेचर फाइंड करने के लिए जो पहला फॉर्मूला था वो ज्यादा सुटेबल होगा। व्हाट द मेथड इज, सिंस इक्वेशन ऑफ द प्लेन कर्व इज गिवन, वी हैव टू यूज द रिलेशन। व्हाट रिलेशन, rho is equal to 1 plus f dash x square whole power 3/2 upon f double dash x, or equal to what you can say 1 plus dy by dx square whole power 3/2
upon d2y by dx square, because what is f dash x? dy by dx. What is f double dash x? d2y by dx square, second derivative. Now let us calculate first diff. अब आपको dy by dx और d2y by dx की वैल्यूज 0,0 पॉइंट पर फाइंड करके इस एक्सप्रेशन में रखनी है. तो dy by dx वेरी सिंपल, it will be 2kx. Now what we define? dy by dx at x equal to 0, so it will be obviously 0. So calculation of numerator is very simple. That will be 1 plus 0 square whole power 3 by 2, 1. So numerator value is 1. Now we have to calculate only denominator, double derivative. So what is second derivative? अब इस जो एक्सप्रेशन मिला उसको डिफरेंशिएट करेंगे, व्हाट यू गेट 2k. सो इसकी वैल्यू हर कांस्टेंट है, तो चाहे ओरिजिन चाहे कोई पॉइंट, इट्स वैल्यू इज व्हाट 2k. सो d2x by dt square at x equal to 0 is 2k. नाउ इज सब्स्टिट्यूट हियर, तो न्यूमरेटर डिसाइड हो गया था 1 था, अब यहाँ पे 2k. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k. Now you can see the application of this. Here I have taken pure mathematical application, but in some situation we have to decide. वो सिचुएशन होगी वहां आपको पाथ इक्वेशन होगी, और हो सकता है आपको स्पीड दी हुई हो, नॉर्मल कंपाउंड एक्सेलरेशन फाइंड करना हो सकता है नॉर्मल कंपाउंड एक्सेलरेशन आपको मिला हो, स्पीड फाइंड करनी हो, तो वहां रेडियस कर्वेचर की इंपोर्टेंस जरूरत पड़ेगी हमको. Example 2. A particle is projected with velocity v0 from the ground at an angle theta with the horizontal. एक पार्टिकल को हमने फेंका, projectile motion. Now let us see what is asked. Part A, find the time rate of change in speed at the point of projection. Now recall the idea of circular motion. Tangential acceleration accounts for rate of change in speed. So time rate of change in speed is equal to tangential acceleration. And what is tangential acceleration? Component of acceleration along the tangent or component acceleration along the velocity vector. Now in projectile motion we know very well that acceleration vector is always constant and that is equal to g vector. तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आप g वेक्टर शो कर दें और उसका कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर के अलॉन्ग ले लें, वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा. Time rate of change in speed is the tangential acceleration that can be calculated with the help of the adjacent figure. ये आपका velocity vector शो किया. अब acceleration vector g और उसके दोनों कंपोनेंट, ये कंपोनेंट किधर लिया? velocity vector की डायरेक्शन, मतलब उसके लाइन के अलॉन्ग, और ये परपेंडिकुलर. तो ये जो परपेंडिकुलर हुआ ये नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन है, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर के लाइन में है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन है. बस इस कंपोनेंट की वैल्यू लिखनी है. नाउ वेरी फ्रॉम ज्योमेट्री, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90 minus theta, so this angle is theta. So how much this line will be? G sin theta. So tangential acceleration is G sin theta. Here normal component acceleration is not given, but we can see. Suppose it were asked, ऐसा पूछा होता, find time rate of change in direction of velocity vector, तो आप यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते और आंसर क्या होता? an is equal to g cos theta. If there is a part, there will be b part also. Let us see what is in b part. Find the minimum radius of curvature of the trajectory of the particle. इस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी के मिनिमम रेडियस कर्वेचर. अब यहाँ पे आप बिल्कुल इंट्यूटिवली बोल सकते हैं कि जहां कर्व की टर्निंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है वहीं मिनिमम रेडियस कर्वेचर होगी, और ये पैराबोलिक पाथ की टर्निंग टेंडेंसी उसके एपेक्स में होगी. इस तरह बोल सकते हैं. या एक आइडिया और है, लेट अस सी व्हाट द आइडिया इज. द एक्सप्रेशन rho is equal to v square by an suggests that radius of curvature must be minimum at the highest point of the trajectory, where speed is the minimum one and component of acceleration normal is maximum one equal to g, as shown in the figure. आप देखिए फिगर से आपको क्लियर होगा. प्रोजेक्टाइल मोशन की आप देखिए रेडियस कर्वेचर रो इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एन. तो ऐसा पॉइंट जहां v सबसे कम हो और an सबसे ज्यादा हो, रो मिनिमम होगा, और ऐसा पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट ही है. तो इसको दो तरह से हो सकते थे. इंट्यूटिवली दिख रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे टर्निंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो वहीं पे रो सबसे कम होगा, इससे भी देख सकते थे. एंड इस आइडिया से भी जो अभी डिस्क्राइब किया उससे भी देख सकते हैं.
अब ये डायग्राम क्लियर है। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होगी वी नॉट कॉस थीटा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड कभी नहीं बदलती थी। यहाँ इनिशियली क्या थी वी नॉट कॉस थीटा, तो यहाँ भी स्पीड क्या होगी वी नॉट कॉस थीटा। तो इस रिलेशन में स्पीड की वैल्यू मिल गई वी नॉट कॉस थीटा, और जो एक्सेलरेशन जी है वो पूरा का पूरा ही क्या है नॉर्मल, क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ना पुट द वैल्यूज रो इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए एन, एंड वी की जगह रखेंगे वी नॉट कॉस थीटा, ए एन की जगह जी, सो व्हाट यू गेट हियर रो मिनिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, दैट इज मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। Now let us see C part of the question. Find radius of curvature at the point in the terms of minimum radius of curvature, where velocity vector makes an angle J with the horizontal. Here J is typing mistake. Here it should be phi. मतलब हमें उस पॉइंट पर जहां पे वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बनाता है, उस पॉइंट पर रेडियस कर्वेचर फाइंड करनी है, और किसकी टर्म में मिनिमम रेडियस कर्वेचर की टर्म में। Let us see what we can do. Velocity and acceleration of the particle are shown in the figure when the velocity vectors makes an angle phi with the horizontal. From the figure, the speed v and the normal component acceleration a and r. तो देखिए ये हमने वही लिया, हमने हाईएस्ट पॉइंट से आगे ले लिया। अब ये पैराबोलिक पाथ सिमेट्रिकल होता है, चाहे आप यहाँ रेडियस कर्वेचर फाइंड करें चाहे यहाँ पे सेम आएगी, बट यहाँ पर हमने वी नॉट वेक्टर शो कर दिया है, तो डायग्राम को यहाँ दिखाएंगे तो ये थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ क्लैरिटी के लिए यहाँ शो कर दिया है। अब देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर वी हॉरिजॉन्टल से एंगल फाई, तो हम यहाँ पे कंपोनेंट वी कॉस फाई भी ले सकते हैं, बट हमने इस कंपोनेंट को जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ से जो आया था वी नॉट कॉस थीटा वो लिख दिया। अब ये एंगल फाई, ये एक्सेलरेशन वेक्टर जी होगा, ये एंगल फाई, तो ये एंगल 90 माइनस फाई, ये एंगल फाई, तो जी का इधर कंपोनेंट कितना हुआ जी कॉस फाई, तो और यही नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन है ए एन इज इक्वल जी कॉस फाई एंड स्पीड इज वी। लेट अस ट्राई टू फाइंड v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस फाई अपॉन कॉस फाई, v यहां से निकाल लेंगे क्योंकि v हमें नहीं मालूम था, केवल एंगल फाई दिया था, बट ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम यहां डिसाइड कर सकते हैं और यहां से इससे v फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज v? v not cos theta upon cos phi is very simple. Again, what is an is g cos phi, and we can put the value for rho v square by an. Now from the expression rho is equal to v square by n, we have what? Rho is equal to v square means v naught square cos square theta upon cos square phi upon g cos phi, तो g और cos phi का क्यूब हो गया, स्क्वायर इसका और इसका। So what we have rho is equal to v naught square cos square theta upon g cos q phi. Now think what was minimum radius of curvature, because हमें minimum radius curvature लेके आनी है। Substituting expression rho min, what we have rho min upon cos q phi, because this v naught square cos square phi upon g was the minimum radius curvature. So what is rho? Rho min upon cos q phi. So this was not a very difficult idea. Next example, example 3. A particle moves on a plane with a constant speed. The magnitude of its acceleration vector is also constant. Decide shape of path. अब देखिए स्पीड कांस्टेंट है और क्या दिया हुआ है, उसके एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो भी कांस्टेंट है। अब स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर है तो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, और उस नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का मॉडुलस कांस्टेंट है। तो व्हाट वी राइट हियर, कांस्टेंट स्पीड रिक्वायर्स जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, therefore the particle has only normal acceleration an. The magnitude of the acceleration vector, hence that of the normal acceleration vector is given by, क्योंकि acceleration vector का मोड कांस्टेंट है तो an का मोड भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि a तो जीरो है, यहां से मिल जाएगा रेडियस कर्वेचर के फॉर्मूले से। So an is equal to v square by rho. Now what we can say, rho is equal to v square by an, just see constant. It means ये पाथ ऐसा है जिसकी रेडियस और कर्वेचर हर जगह कांस्टेंट है,
यूनिफॉर्म कर्वेचर, और यूनिफॉर्म कर्वेचर का पाथ केवल और केवल सर्किल हो सकता है. सो इन दिस यू कैन सी a planar path of constant radius of curvature is a circle. Planar path, क्योंकि यह मेंशन है ये पार्टिकल मूव्स ऑन ए प्लेन. अगर ये 3 डायमेंशनल सिचुएशन होती तो ये सर्किल नहीं होता, ये कुछ और होता. आज की बातों को ही समराइज करते हुए हम आज के होमवर्क की बात कर लें. अटेम्प्ट क्वेश्चन 9 एंड 10 और बिगनर बॉक्स 9. आपको ध्यान हो पिछले होमवर्क में बिगनर बॉक्स 9 के 1 to 8 क्वेश्चन दिए थे, क्योंकि 9th और 10th क्वेश्चन रेडियस और कर्वेचर के आइडिया पर बेस्ड थे. तो आज के लेक्चर को रिवाइज करने के बाद आप इन 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, एंड देन वी हैव रीडिंग असाइनमेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 4 फ्रॉम पेज नंबर 1.49 to 1.52. ये आर्टिकल रिलेटिव मोशन के बारे में है, एंड रिलेटिव मोशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया टू अंडरस्टैंड इन फिजिक्स. तो मैं चाहूँगा कि इसको आप एक बार रीडिंग असाइनमेंट कंप्लीट करके आएँ, पढ़ के आएँ, जितना हो सके उतना समझ के आएँ, जिससे नेक्स्ट क्लास में जो हम यहाँ मिले तो इस आइडिया को आप बहुत अच्छी तरह समझ सकें. थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग. लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास. I am never content until I have conceived a model of what I am studying. If I succeed in making one, I understand, otherwise I do not. Sir Lord Kelvin.